तो बस आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब हमें क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन को किस तरह से थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करेंगे। मतलब मैं बहुत अच्छे से नहीं बताऊंगी कैसे क्वेश्चन को समझना चाहिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मगर क्वेश्चन को किस तरह से समझे और फिर उस क्वेश्चन को समझने के बाद कैसे हम गूगल पर उसके कंटेंट को सर्च करें। ओके, ये आज का वीडियो इसी चीज पे होगा। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि राइटिंग बहुत वाइटल रोल प्ले करता है पेपर टू में एग्जाम को क्लियर करने के लिए। राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है, कहने का मतलब लेजिबल नहीं है, रीडेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको पढ़ने के बावजूद भी उसको नहीं समझ में आएगा। तो अगर नहीं समझ में आएगा कंटेंट क्या लिखा है, तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। अगर आपकी राइटिंग में प्रॉब्लम है तो वो मैं आपको बताऊंगी। राइटिंग में, वर्ड्स में, लेटर्स में क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताऊंगी। अब वो आप पर डिपेंड करता है, आप इम्प्रूवमेंट लेकर आते हो या नहीं आते हो। ओके, ये राइटिंग दीपक की है और बहुत बेकार राइटिंग है, बहुत शेकी राइटिंग है। और जब इसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी कि लेटर्स जो है हर डायरेक्शन में है। ओके, हर डायरेक्शन में झुक रहे हैं, लेफ्ट लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, हर जगह मतलब। ओके, तो ये राइटिंग शेकी भी है और लेटर्स भी है, वो भी शेकी है और बहुत प्रॉब्लमेटिक है ये राइटिंग। फाइन, इस राइटिंग से पता चलता है कि जो लिखा है उसके पास कॉन्फिडेंस भी नहीं है, ये पता चलता है। दूसरी चीज पता चलती है कि इसको बहुत पेन हो रहा है लिखने में। फाइन, मैंने इसको फीडबैक दिया, फिर इसने अपनी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लेकर आया। ये है अब इसकी राइटिंग। अब आप देखिए, दोनों राइटिंग को आप कंपेयर करिए, ये एक राइटिंग है और एक ये राइटिंग है। इतना इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। मगर इसने ये एक बार लिखा है, तो एक बार लिखने से इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। मैंने दीपक को कहा है रेगुलर लिखने की प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करोगे? कोई आपको डिक्टेट कर रहा है, आपको बता रहा है क्या लिखना है और आप उसको लिख रहे हो, तो चैट जीपीटी आपको बहुत मदद करेगा। आप उसको कोई भी टेक्स्ट दे दो, वो उसको रीड आउट करेगा। आप बोलो कि उसको इंडियन एक्सेंट में बोलने के लिए, वो इंडियन एक्सेंट में बोलेगा। आप बोलो बहुत फास्ट बोल रहे हो, थोड़ा स्लो बोलो, वो स्लो बोलेगा। वो बोलता जा रहा है, आप लिखते जाओ। और दीपक इसी राइटिंग में लिखो। अब ये धीरे धीरे और इसमें इंप्रूवमेंट होगा। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, देयर इज ओनली वन कॉर्नर that has got the possibility of improvement, and that is your own self. ओके, तो आपके में इम्प्रूवमेंट होगी। कभी कभी क्या होता है, हमें अवेयरनेस ही नहीं होती है कि हाँ हम गलती कर रहे हैं। मगर जब अवेयरनेस हो जाती है, हमें कोई बता देता है और फिर भी हम नहीं सुधारते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी फिर आप ही की है। ओके, जो बोल रहा है उसने तो अपनी जिम्मेदारी निभा ली, यानी मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है। तो दीपक ने बहुत इंप्रूवमेंट लेकर आया है। मगर अभी भी आप देखोगे प्रॉब्लम है राइटिंग में, अभी भी है। मगर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे चली जाएगी। अभी भी शेकी है, मगर आप देखो स्लैंटिंग जो है लेटर्स के एक ही तरफ है, वो है राइट साइड। ओके, मगर आप देखोगे ना अभी भी शेक कर रहा है, वो अपने आप चला जाएगा। तो जो जो मैंने आप लोगों को जिसके जिसकी राइटिंग देखी है, वो अपनी राइटिंग में जो भी मैंने फीडबैक दिया है उस पर काम करो, सुधार लेकर आओ। मंथन अभी जुड़ा है, मंथन अपनी राइटिंग ग्रुप में देगा। राहुल की राइटिंग मैंने अभी तक इवैल्यूएट नहीं की है, तो वो भी मैं चेक करके आप लोगों को कल फीडबैक दूंगी। अंडरस्टूड? तो हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। कोई भी मुझे अगर ये बोले मैम राइटिंग तो इम्प्रूव नहीं हो सकती है, तो वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि राइटिंग इम्प्रूव हो सकती है और मैं बचपन से इम्प्रूव करती आ रही हूँ, अब नहीं करती हूँ। ओके, फाइन। तो अब हम शुरू करते हैं कि किस तरह से गूगल में कंटेंट को सर्च करना चाहिए। तो आप लोगों को स्क्रीन में गूगल नजर आ रहा है। ओके, इसके पहले मैं आप लोगों को ये चीज दिखा देती हूँ। देखिए हमारे पास मैंने आपको चार क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमी बेस्ड है, ये जुडिशरी बेस्ड है, ये ये भी सिक्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, और एक ये इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन
कि जो कंटेंट है उसको कैसे सर्च करना चाहिए, वो हम लोग इस पे बात करेंगे। फाइन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कंटेंट को सर्च करने के पहले आप लोगों को क्वेश्चन को समझना चाहिए। क्वेश्चन को किस तरह से बहुत अच्छे से समझना चाहिए, पूरा टोटलिटी में, वो अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ। ओके। अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर सुपरफिशियली समझने के लिए क्या करेंगे उसके बारे में बात करूंगी। ये स्टार्टअप नहीं है, स्टार्टअप्स होगा, तो ऐसे इधर होना चाहिए। चेंजेस। अच्छा, क्वेश्चन है, स्टार्टअप्स बूस्ट द इकोनॉमी थ्रू इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशन, ये पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हर एक वर्ड आपको पता चलना चाहिए कि जितना भी क्वेश्चन में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उस वर्ड का मतलब क्या है। अगर ये चीज पता है तब तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर आप सर्च करो इसका मतलब क्या है। फाइन। तो स्टार्टअप क्या होता है ये आप लोगों को पता है, इकोनॉमी क्या है ये पता है, बूस्ट इनोवेशन पता है, जॉब क्रिएशन पता है। तो इसमें ऐसे कोई भारी भरकम शब्द नहीं है जिसका मतलब नहीं पता। तो अब हम गूगल में इसको हम सर्च करेंगे। ये वाला मैं एज इट इज मैंने ले लिया, इसको कॉपी पेस्ट किया, मैं गूगल में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। फाइन। अब उसके बाद मैं, मुझे इससे करंट कुछ डेटा अगर मुझे चाहिए। आपको ये बात तो समझ में आ गई ना कि जो स्टार्टअप्स है वो इकोनॉमी को बूस्ट करता है। ओके। कैसे बूस्ट करता है? इनोवेशन और जॉब क्रिएशन के जरिए इकोनॉमी को बूस्ट करता है। ओके। तो मुझे सर्च करना है तो कंटेंट, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं आईएएस, सिविल्स, यूपीएससी, ऐसे करके मैं लिख दूंगी। और मुझे सिर्फ 2025 का कंटेंट चाहिए, कोई भी डेटा 2025 का होगा, मैंने 2025 लिख दिया। ओके। अब आपके पास जो भी वेबसाइट आएगी वो इसी तरह दृष्टि आईएएस, नेक्स्ट आईएएस, देखो 2025। ओके। सिविल्स डेली 8 days अगो, 14 जनवरी 2025, 16 जनवरी 2025। फाइन। मुझे इनसाइट का बहुत अच्छा लगता है और इसमें लिखा है 9 years ऑफ स्टार्टअप इंडिया। अब इसमें आप लोगों को जो भी डेटा मिलेंगे स्टूडेंट, वो बहुत ऑथेंटिक होंगे, बहुत जेन्युइन डेटा होंगे, और ये लोग सीधे एडिटोरियल से निकालते हैं डेटा। ठीक है। और फिर उसको एक जगह जॉट डाउन करके आप लोगों को देते हैं। तो मुझे इनसाइट आईएएस का अच्छा लगता है, एक बार मैं देख लेती हूँ। 9 years ऑफ स्टार्टअप इंडिया, इसको मैंने ओपन किया। 9 years। ओके। जनवरी 16 को ये पब्लिश हुआ, तो ये एकदम रिसेंट है। ओके। व्हाट इज स्टार्टअप, देखिए कितने अच्छे से इसमें दिया हुआ है, इनसाइट बहुत अच्छा है। व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया, तो स्टार्टअप इंडिया क्या है ये बता दिया। फीचर्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया क्या है, ईज ऑफ डूइंग, टैक्स बेनिफिट, फंडिंग सपोर्ट, माइलस्टोन क्या है। ओके। देखो उतना करंट डेटा है। फाइन। सारा करंट करंट डेटा है। फिर चैलेंजेस दे दिया, वे फॉरवर्ड दे दिया, कंक्लूजन दे दिया, काम खत्म। इतना अच्छे से दिया हुआ है। मैं बहुत ज्यादा इनसाइट साइट पर विजिट करती हूँ। ये हुआ, आपने इसको देख लिया। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है जॉब इनोवेशन, तो जॉब इनोवेशन और जॉब क्रिएशन और जॉब इनोवेशन, तो ऐसा आपको इसमें कहाँ दिख रहा है कि जॉब इनोवेशन के बारे में बात हो रही है? वो चीज आपको एक्सट्रैक्ट करना है, पूरा का पूरा। आपको कंटेंट नहीं लेना है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है दैट कंटेंट दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द क्वेश्चन। राइट। तो अब हम देखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये तो स्टार्टअप के लिए, वो क्या जॉब कैसे क्रिएट कर रहा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, इनोवेशन क्या कर रहा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है। फंडिंग सपोर्ट, सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी, कैपेसिटी बिल्डिंग, माइलस्टोन, रिकॉग्नाइज बाय इतना, स्टार्टअप है। देखिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना तो आपको ये डेटा तो देना ही पड़ेगा। फिर देखिए विथ वन वुमन डायरेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर फिर
अब जब भी आप क्वेश्चन ऐसे है कि स्टार्टअप बूस्ट इकोनॉमी थ्रू जॉब क्रिएशन एंड इनोवेशन, तो आप लोग लिख दोगे हाँ स्टार्टअप जॉब क्रिएट करता है, स्टार्टअप है ना इनोवेशन भी किया हुआ है। तो आप बहुत सारे एग्जांपल दे दो क्या क्या उसने इनोवेशन किया है, जैसे पेटीएम के बारे में बताओगे, ठीक है, यूपीआई पेमेंट जो होता है उसके बारे में बताओगे, और जो भी है ना, जोमेटो, ये सब के बारे में बताओगे। उसके बाद आपको फिर भी आपको एक चैलेंजेस तो बताना पड़ेगा कि आप स्टार्टअप जो सेक्टर वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, आपको बताना पड़ेगा। अगर वो चैलेंजेस हम ओवरकम कर लेंगे तो वो इकोनॉमी को ज्यादा अच्छे से बूस्टअप कर पाएगा। तो वो चैलेंजेस आपको लिखना होगा, तो चैलेंजेस यहाँ पर है। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम जा रहे हैं, हमारे पास सिर्फ दो ही, अगर इतना बड़ा जो इंसाइट आईएएस का हमें मिला, उसमें सिर्फ दो तीन चीजें ऐसी थी जो हमारे क्वेश्चन से कनेक्टेड थी। और क्वेश्चन क्या है कि स्टार्टअप जो है वो जॉब क्रिएट करता है, इनोवेट करता है, राइट। फिर उसके बाद मैं दृष्टि आयस में जा रही हूँ, 9th एनिवर्सरी ऑफ स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। इसमें नहीं जा रही हूँ क्योंकि 9 years का ऐसे है स्टार्टअप इंडिया, तो मैं इसका नहीं करूंगी। स्टार्टअप रेवोल्यूशन पे आती हूँ, रेवोल्यूशन नेक्स्ट आईएएस का। ओके। तो इसमें देखिए, ग्रोथ एंड इनोवेशन आ गया ना। इनोवेशन कभी कभी क्या होता है, इनोवेशन टर्म है मगर इनोवेशन के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है। तो ये भी चीज आप लोगों को देखनी है। इंडिया विद इतना स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड बाय इतना हैज फॉर्मली एज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप आफ्टर यूएस, ओवर इतना हैव क्रॉस्ड, मगर कोई अभी इनोवेशन आया नहीं इसमें। अच्छा, मतलब इनोवेशन बोल दिया है, लिखा इनोवेशन है, मगर दिया इनोवेशन के बारे में कुछ नहीं है। ओके। तो ये हमारे लिए काम का नहीं है। काम का है, देखिए, ये आप, ये चीज काम का है। आप है ना इंट्रोडक्शन में आप जरूर दे सकते हो कि इतना स्टार्टअप, ये आप दे सकते हो कितना रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है, ये सब आप दे सकते हो, मगर इनोवेशन की बात नहीं हुई है। इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, ये भी आप इंट्रो में दे सकते हो, क्योंकि जैसे आप सेकंड पैराग्राफ ऐसे अगर आप लिख रहे हो, सेकंड पैराग्राफ में आओगे तो आपको पूरा जॉब क्रिएशन इनोवेशन के बारे में बताना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं बताओगे स्टार्टअप इतना है, ये है, वो है, इतना इन्वेस्टमेंट है, ये सब कुछ नहीं बताओगे। ये सारा जो है ना, इतना करोड़ फंड्स ऑफ फंड, ये सब अब इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ये सब आपका सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, फोर्थ पैरा, ये सब में आप जॉब क्रिएशन और इनोवेशन के बारे में लिखोगे, तो कहीं पर भी इनोवेशन नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा। ओके। फिर सेलिब्रेटिंग इनोवेशन, ये वाला थोड़ा सा सही लग रहा है, इसमें जाओ। हम्म स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है, एज पर इंडिया ड्राइवर्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम, liberalized policy, startup action plan offers 10 exemption, file FDI, CRED, pass shopper, geo effect enable। देखिए ये सारा इनोवेशन है, ये सारा इनोवेशन है। अरे वाह, कितने अच्छे से दिया हुआ है। देखिए ये जो एग्जांपल है ना, ये सारा इनोवेशन का है। ओयो रूम, गूगल स्टार्टअप, आपको मिल गया। ठीक है। अब इसमें कहीं पे आपको, वैसे ही आपको स्टूडेंट्स जॉब क्रिएशन के बारे में ढूंढना है। अंडरस्टूड? अब क्या करना है, ये तो आपको डेटा मिला है, राइट, मगर अब आपको थोड़ा सा और ढूंढना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, ये, अब जब है ना, जब भी आप यूपीएससी सिविल ऐसे लिखते हो ना 2025, और अगर आ जाता है ना, तो आप समझ जाओ ये ना किसी एडिटोरियल में आया हुआ है। इसी की वजह से ये जितने भी यूपीएससी के वेबसाइट्स हैं, ये लोग ने अपने ये सब इन्होंने अपने वेबसाइट में ये सब अपलोड किया है। अंडरस्टूड? अब एक और काम मैं ये करती हूँ कि ये मैंने पूरा लिख दिया। उसके बाद मैं, अगर मुझे बहुत अच्छे से नहीं मिलता है यूपीएससी के वेबसाइट में, तो फिर मैं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखती हूँ। फिर मैं लिखती हूँ हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मैं हिंदू सिर्फ लिखूंगी, हिंदू और एडिटोरियल देखने के लिए। प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ऐसे लिखते हो तो आपको, आप जब ओपन करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा ओपन नहीं होगा हिंदू का। ये लोग कुछ ना कुछ ऐसे दे देंगे जिससे आप इसको ओपन नहीं कर पाओगे। फाइन, ये है हिंदू की प्रॉब्लम। तो फिर मैं क्या करती हूँ, हिंदू भी नहीं करने देता है ओपन, इंडियन एक्सप्रेस भी नहीं करने देता है, तो हम क्या करेंगे, मैं फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में जाती हूँ। बहुत अच्छा रहता है टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल। स्किल डेवलपमेंट टू जॉब क्रिएशन, स्टार्टअप नहीं है, रोल ऑफ स्टार्टअप इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया, कितना
गजब का आर्टिकल है, मगर 2022 का है, मगर फिर भी हम इसको ओपन करेंगे। इसको हमने ओपन किया, अब देख रहे हैं, देखो कितना सारा है, अरे बाप रे इतना बड़ा है। तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन है ना, उसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगी। ठीक है, सिंस मैं काफी सालों से पढ़ रही हूँ तो मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेती हूँ। यहाँ पर मुझे नॉवल इनोवेशन लिखा है, फिर मुझे लिखा दे जनरेट जॉब्स which implies more career opportunities, more employment, leads to stronger economy, healthier economy, has a direct bearing on the growth of city with startup locate. For instance, how Infosys metamorphosed the city of Bangalore. Therefore, to promote the startup culture. तो ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मगर इसमें अभी भी किस तरह से जॉब क्रिएट कर रहा है वो सब नहीं लिखा हुआ, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। ओके, फिर न्यू इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट in countries like as they frequently deal with high technology, the startup act as an innovation seeker and keeps the company updated. Therefore, encourage a pragmatic approach of independent research at the academic. ओके, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, बूस्ट इकोनॉमी करता है, तो जीडीपी के बारे में इसमें बताया है किस तरह से स्टार्टअप जीडीपी को इंक्रीज, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। ये है डेमोक्रेटाइजिंग द टेक्नोलॉजी बेनिफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सटल इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्टअप्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल्स। और फिर आपको क्या करना है, देखिए इसमें कितने अच्छे से लिखा हुआ है, 2022 का है। आप क्या कर सकते हो, आप ये ले सकते हो, इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और एग्जाम्पल आप रीसेंट एग्जाम्पल दे सकते हो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज ब्लूमिंग इन वन मार्केट ऑफ दैट ज्योग्राफी राइजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। फिर मैं क्या करूंगी, अगर मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में अच्छे आर्टिकल्स नहीं मिल रहे हैं तो मैं एडिटोरियल को रहने देती हूँ। मैं फिर क्या करती हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स 2024 का है, अच्छा है, सही है, दिसंबर 2024, ये तो अभी की बात है। फिर ऐसे करके आप देखना। हम्म, अरे बाप रे, हिंदुस्तान टाइम्स को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्या, ये क्या हो गया, ऐसा तो चक्कर नहीं था पहले। मैं तो बहुत टाइम से हिंदुस्तान टाइम्स रेफर कर रही हूँ। एनीवेज, हिंदुस्तान टाइम्स में भी प्रॉब्लम है, ये भी ब्लॉक करके रखा हुआ है। स्टार्टअप नेशन एट क्रॉसरोड्स अमिड वाइडनिंग कन्फ्लिक्ट, अब कन्फ्लिक्ट है तो ये सब में हमें जाना नहीं है, इजराइल देखिए। और कभी कभी मैं क्या करती हूँ, जब ओपन नहीं होता ना, मुझे अगर ये चीज अच्छी मिल गई ना तो मैं इसी को ले लेती हूँ। कंट्री स्टार्टअप लैंडस्केप हैज फ्लरिश्ड विद इनोवेटिव वेंचर एड्रेसिंग, ये कितना अच्छा है ना, इनोवेटिव वेंचर्स, कौन कौन से इनोवेटिव वेंचर्स हुए, मगर ये खुल ही नहीं रहा है। फंड्स, फंड ऑफ फंड्स एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट, इतना, ये 2025 का है। इतना स्टार्टअप, इतना करोड़ इन्फ्यूजन विल प्रोवाइड मच नीडेड टू फ्यूल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। अच्छा, इसमें आप लोग को ये भी लिखना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है जिससे इनोवेशन को फ्यूल हो। ये रहा देखिए। फिर मस्ट पुश इट टू बिकम अ रिच इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट है, मगर देखिए 2015 का है, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको पढ़ेंगे। ओके, फिर इसको पढ़ते पढ़ते कहीं पे कुछ मिल जाए। लिटिल वंडर स्टडी नेशनल एसोसिएशन एग्रीगेट इस फिगर दैट वन कैन गैलोप ओवर द नेक्स्ट स्टडी हैज थ्रोन पेजेस। हाँ, कुछ नहीं है इसमें। राइट, चलिए, ऐसे हुआ। अब जैसे हिंदुस्तान टाइम्स मैंने कर लिया, अब उसके बाद मैं, और भी न्यूज़पेपर है, ट्रिब्यून है, स्टेट्समैन है, डेक्कन हेराल्ड है, ये सारा मैं, इसको मैं जरूर से, एक बार तो मैं जरूर से देखती हूँ। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या होता है, मैंने इसको लिखा। उसके बाद जो मेरा, एक तो इनसाइट टाइम्स ऑल टाइम फेवरेट, दूसरा मेरा फेवरेट है गार्जियन, ये सेकंड फेवरेट। ओके, ये मुझे बहुत सही लगता है। अब गार्जियन है, टेक कंपनीज गेट रिजल्ट्स गेम ओवर फॉर स्टार्टअप्स, ये हमारे काम का नहीं है। इनोवेशन विल गेट द इकोनॉमी मूविंग, ये भी शायद हमारे काम का नहीं है। हाउ आर स्टार्टअप्स क्रिएटिंग मिलियंस ऑफ जॉब, ओहो वाह, ये बड़ा काम का है, देखिए टीआईसी न्यूज, मुझे, मैंने कभी इस वेबसाइट को विजिट ही नहीं किया है, जरा देखते हैं।
डिस्कवर हाउ इंडिया स्टार्टअप इको ड्राइविंग जॉब क्रिएशन अक्रॉस एक्सप्लोर द की इनसाइट्स, ये सारा है। जॉब अक्रॉस डाइवर्स रेंज ऑफ सेक्टर्स, टेक सेक्टर ट्रेडिशन सच एज एग्रीकल्चर। वाह, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका स्टार्टअप और इमर्जिंग ट्रेंड्स, एग्रीकल्चर हेल्थ केयर ब्रिंगिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी दैट हैव लॉन्ग बीन। बस एग्जांपल देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज, ये कॉपी नहीं हो रहा है। जब कॉपी नहीं होता ना, बड़ा दिक्कत होता है। मैं ऐसे करके इसको कॉपी कर लेती हूँ, मगर ये कॉपी नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे इसको टाइप करना होता है। Fine? देखिए कॉपी नहीं हो रहा है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप्स आर इमर्जिंग ट्रेडिशनल सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर हेल्थ केयर रिन्यूएबल एनर्जी ब्रिंगिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री दैट हैव लॉन्ग बीन seen as stable but resistant to disruption। अब इसका बस हमें एग्जाम्पल चाहिए। ओके, आईटी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मगर है ना, और है ना थोड़ा रिसेंट डेटा देना, तो रिसेंट डेटा आपके पास है तो इसीलिए आप ये डेटा मत लेना। मगर आप देखो इनोवेशन कैसे कर रहा है। have dominated other industry also experience rapid growth agriculture construction for instance are witnessing through age new age। देखो agriculture construction for are witnessing innovation through new age technology sustain startups in these age are not just single product but also creating thousands of jobs। this is particularly important because it is employment issue at grassroots। I mean ये बहुत important है ये वाला, मगर बस ये एग्जाम्पल नहीं दे रहा है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन्वर्टर का। तो आपको अब सपोज आपको इसका एग्जांपल चाहिए, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर फॉर इंस्टेंस आई एम विटनेसिंग इनोवेशन थ्रू एज न्यू एज टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अब चाहिए कि हाँ एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स इनोवेट कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो अब आप क्या करोगे, जाओगे गूगल में वापस कि अब फिर आपको लिखना है हाउ एग्रीकल्चर सेक्टर, सॉरी हाउ एग्रीकल्चर नहीं सेक्टर, हाउ स्टार्टअप्स, ठीक है, हाउ स्टार्टअप्स आर ब्रिंगिंग इन इनोवेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब इसमें भी आपको है ना क्या करना है कि स्पेलिंग स्पेलिंग का वो नहीं होगा, वो अपने आप ले लेता है। ओके, many startups also focus on making farm inputs and farming equipment more affordable to farmers। ठीक है, तो ये स्टार्टअप्स का ये वाली चीज आप लिख सकते हो, स्टार्टअप इंडिया है। जब भी इस तरह से हम जाते हैं ना स्टार्टअप इंडिया, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा होता है ना, मगर ठीक है ये तो कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लीजिए आ गया इसमें। ओके, फिर आप जाओ, अब देखो स्टार्टअप्स आर पायनियरिंग इनोवेशन, आता जाएगा। देखिए, अंडरस्टूड माई पॉइंट, तो इसी तरह से सर्च करना है। एक चीज स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है, चैट जीपीटी की मदद बिल्कुल नहीं लोगे। आप लोग ले लो चैट जीपीटी की मदद, और आप लोग को हो सकता है फीडबैक भी अच्छा मिल जाए और मैं इम्प्रेस भी हो जाऊं, मगर इवेंचुअली एग्जाम में कुछ नहीं है, वो तो दूध का दूध पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो अपने मेरा एक स्टूडेंट था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था और बहुत अच्छा लिखता भी था, मगर पता नहीं उसको क्या हो गया, मेरे जो मॉडल आंसर्स है ना उसी को देख देख कर सारे आंसर्स को चिपका देता था। मैं कॉपी पेस्ट, मेरे आंसर्स मुझे ही कॉपी पेस्ट करके मुझे ही दे रहा है इवैल्यूएशन के लिए, यानी मैं अपने ही आंसर्स को इवैल्यूएट करूँ। तो आप समझे, फाइनली उसने दूसरी बार जब दिया ना, फाइनली मैंने बोल दिया देखो मैं अपने आंसर्स नहीं इवैल्यूएट कर सकती हूँ, मैं आपके आंसर्स लिखूंगी, आपके आंसर्स जो लिखे हुए वो इवैल्यूएट करूंगी। आप मुझे मत धोखा दो, एक्चुअली आप मुझे नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप मेरे, मतलब वो मेरे ऑनलाइन टेस्ट पेपर खरीद रहा है और मेरी आंसर्स को लिख के मेरे से इवैल्यूएट करवा रहा है। इमेजिन, पता नहीं क्या दिमाग है। अंडरस्टूड। तो आप लोग को इस तरह से कंटेंट को सर्च करना है। सबसे पहले आप हमेशा यूपीएससी सिविल्स ये सब में वेबसाइट में जाओगे, आपको जो भी डेटा मिलेगा एकदम, और 2025 जरूर से लिखना, वो एकदम करंट मिलेगा। उसके बाद फिर आप न्यूज़पेपर में जाओ। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस नहीं खुलता है, ओके, मगर फिर भी मैं ओपन कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ना ओपन करने से मुझे कुछ यहाँ पर अगर मिल जाए ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज, तो वो भी मेरे लिए अच्छा होता है। और ओपन करने के बाद कुछ फर्स्ट 4 लाइंस भी अगर मुझे मिल जाती है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरे ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है, तो मैं ले लेती हूँ। इसलिए मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस मैं जरूर से इसको सर्च बार में डालती हूँ। फिर उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, ये सारी चीजें आएगी। अंडरस्टूड। उसके बाद मैं गार्जियन में जरूर विजिट करती हूँ। गार्जियन के अलावा जो मैं विजिट करती हूँ वो है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, द अर्थ है, फिर ओसीईडी है,
चलिए हम लोग वो देखेंगे। फाइन, चलिए अब देखिए, समझ में आ गया। अब है रोल ऑफ जुडिशियल इवेजन इन अंडरमाइनिंग जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। अब सपोज मुझे इसको सर्च करना है, मुझे कोई बताएगा जुडिशियल इवेजन का मतलब क्या होता है? कोई भी मुझे बताए जुडिशियल इवेजन, किसी को भी पता है? मैम मे बी जुडिशरी जजमेंट देने से कतराता है, मतलब डेट बढ़ा देता है या फिर एक्सटेंशन करेक्ट, देता है। करेक्ट। इवेजन वर्ड आया है इवेड से, और इवेड का मतलब होता है अवॉइड करना। अगर जुडिशरी अपने वर्डिक्ट को नहीं दे रहा है, अवॉइड कर रहा है, पोस्टपोन कर रहा है, आगे के लिए टाल रहा है, उसको हम कहते हैं जुडिशियल इवेजन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अब इसको आपको सर्च करना है। सबसे पहली चीज है स्टूडेंट्स, अगर आपको जुडिशियल इवेजन का मतलब नहीं पता है, तो आप सर्च बार में सबसे पहले जुडिशियल इवेजन लिखोगे। ओके, जुडिशियल इवेजन क्या होता है? मैंने एक्चुअली मैं हमेशा ये सब विजिट करती हूँ तो हमेशा यही सब ओपन होता है। ठीक है, मैंने लिखा भी नहीं है मगर अपने आप ओपन हो गया है। तो अब मैं अंदर नहीं घुसूंगी, मैं सिर्फ इट इज अक्रंस ऑफ डिले इन एडजुडिकेशन ऑफ सेंसिटिव केसेस बाय कोर्ट। मुझे पता चल गया इसका मतलब क्या है। और द अप्रोच अडॉप्टेड बाय इन संबल, हाँ इसी की वजह से तो ये क्वेश्चन आया था, संबल मस्जिद केस वाला। ठीक है, मुझे इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है। अच्छा, जुडिशियल इवेजन का मतलब जुडिशियल इनएक्शन भी होता है, मतलब कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है जुडिशियली। राइट, तो मुझे पता चल गया जुडिशियल इवेजन का मतलब क्या है। अब मैं ना थोड़ा सा देख लेती हूँ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है आपको जुडिशियल इवेजन को अपने क्वेश्चन में कनेक्ट करना है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी से। कहने का मतलब है जुडिशरी जब जब अपने वर्डिक्ट को पोस्टपोन किया है, तब तक वो तब तक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कैसे अंडरमाइन हो रही है। तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ये चीज देखना है। तो मैंने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी देखा, इज मैन इन द फॉलोइंग वे द बिजनेस ऑफ ऑल एक्सेप्ट इन, ये उतना मजा नहीं आ रहा है इसमें। कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ जज व्यू where they should be held accountable for their work. It refers to principle that judges must take responsibility for their decision and action, है ना। और फिर देखिए इसमें बहुत अच्छी इंसाइट आई है, तो गजब का है। देखिए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में बता रहा है। ओके, ये कब, हमेशा डेट जरूर से देखिएगा, December 30, 2024। तो अब जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? Refers to the principle that judges must take responsibility for their decision and action. It ensures transparency in decision making and mandate judges to act within the framework of law, upholding the trust vested in them by society. इसका मतलब है, देखिए अगर इसमें बोल रहा है अपहोल्डिंग द ट्रस्ट, इसका मतलब है कि अगर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अंडरमाइन हो रही है, इसका मतलब जो सोसाइटी ट्रस्ट जो रखती है जुडिशरी पे, वो इरोड हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। ये एक चीज आ गई। यानी जब आप बताओगे जुडिशियल इवेजन, कौन कौन से इंस्टेंसेस में जुडिशरी ने जुडिशियल इवेजन एक्सरसाइज किया है, तब तब आपको बताना है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अंडरमाइन हो रहा है। मगर बात बार बार आप तो नहीं लिखोगे ना जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अंडरमाइन हो रहा है, सेकंड पैराग्राफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अंडरमाइन हो रहा है, तो वो तो रेपिटेशन होगा। तो आप क्या लिखोगे, सिंस जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के अंदर इरोजन ऑफ ट्रस्ट भी आता है, तो आप बोलोगे ट्रस्ट इरोड हो रहा है। ठीक है, फिर कहीं पे अगर आपको लगता है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को भी बैन करने के लिए 2018 में ये केस शुरू हुआ था, हियरिंग शुरू हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड पर। और 2024 में, 24 में बैन हुआ है ना कि 23 में हुआ है। तो आप सोचिए 19, 20, 21, 22, मतलब 4 साल लग गए इसको बैन होने में। तो ये भी जुडिशियल इवेजन का ही एक एग्जाम्पल है। तो कहीं पे आपको लगता है कि डिले हो रहा है, तो वो लोग अपना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे हैं अपने डिसीजन का। ओके, दूसरा है कहीं पे आपको लगता है कि कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो आप ये भी बताओगे, क्योंकि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और ट्रस्ट भी आता है। और हाँ, एक और, एक्ट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ।
तो समझ में आया क्यों जरूरत है स्टूडेंट्स हर एक वर्ड का मतलब जानने की। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बहुत नॉर्मल सा वर्ड है और हमें पता है अकाउंटेबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, मगर इसमें क्या क्या इसके अंदर है, अगर इसके अंदर क्या क्या ये अगर आप लोगों को पता होगा ना तो क्लैरिटी बढ़ेगी और आप लोगों के पास वैरायटी होगी कंटेंट की, कि ये हुआ तो ट्रस्ट इरोड हुआ, ये हुआ तो पता चला ट्रांसपेरेंसी नहीं है उनके डिसीजन में। फाइन, ओके, क्लियर। अब उसके बाद मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखूंगी। मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया, फिर से मैं वैसे ही जाऊंगी यूपीएससी। मैं मेरा यही है, मैं इसी तरीके से सर्च करती हूँ यूपीएससी सिविल्स आईएएस। अच्छा, मुझे 2025 भी लिखना है, नहीं लिखूंगी तो मेरे पास बहुत पुराने पुराने आ जाएंगे, मगर इसमें मैं 2024 लिखूंगी। रीजन ये है संबल केस की वजह से ये है ना क्वेश्चन आया है, इसीलिए मुझे ये वाला इसीलिए मैंने 2024 दिया है। मगर अगर आप लोगों को पता नहीं है तो देखो, 2024 दिया तब भी संबल केस वाला आ गया, अब मैं 2025 देकर देख रही हूँ। 2025 दिया है ना, तब भी 2024 का ही आ रहा है, देखिए तब भी 2024 का आ रहा है। इसका मतलब है कि ये संभल केस की वजह से उस समय बहुत बहुत सारे एडिटोरियल्स इसी पर थे। फाइन, चैलेंजेस ऑफ होल्डिंग जजेस अकाउंटेबल, सिविल्स डेली का है, मैं देख लेती इनसाइट का है कि नहीं। चलिए, अभी नहीं आया, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब नहीं आता ना इनसाइट का तो फिर मैं क्या करती हूँ, ये सब यूपीएससी सिविल साइंस को हटाकर मैं सीधे इनसाइट लिख देती हूँ, तो फिर अपने आप आ जाता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इनसाइट। ये रहा। What are the constitutional mechanism? The question requires an analysis of existing to ensure judicial accountability and therefore. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, फॉरम आईएएस कम्युनिटी जुडिशियल रिविजन पूरा का पूरा आ गया। इसको मुझे खोलना है, मैं इसको ओपन किया मैंने, बाकी सारा मैं हटा रही हूँ। हम्म, जुडिशियल रिविजन refers to court's failure to fulfill her ये वाला ड्यूटी, ये सब है। व्हाट इज द इशू, संबल मस्जिद के सारा आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। वाइज जुडिशियल डेफरमेंट मतलब डिले, प्रॉब्लमेटिक। अब जुडिशियल इवेशन होता है तो इवेशन से क्या इफेक्ट आता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है ही है, मगर उसके साथ क्या और इफेक्ट आता है, तो ये सारा इसमें इसमें बताया गया है। प्रॉब्लमेटिक कैसे होता है, अनसर्टेनिटी, ओके। और फिर देखो कितना इंपॉर्टेंट, हाउ हैज द सुप्रीम कोर्ट हैंडल सिमिलर केसेस इन द पास्ट, शाहीन बाग प्रोटेस्ट, फार्म, अच्छा फार्म लॉस को भी, ओके। फिर जुडिशियल फेलियर, अयोध्या जजमेंट का है, इलेक्टोरल बॉन्ड का भी इसमें नहीं लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है और आप लोग आराम से इसको इसका कंटेंट तैयार कर सकते हो। पर अब जैसे ये सुप्रीम कोर्ट, वाई सुप्रीम कोर्ट वांट्स टू प्रोटेक्ट हाई कोर्ट जज, हमें ये हम ये सब नहीं ओपन करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद जब मैं ये वाला कर लेती हूँ उसके बाद मैं फिर से मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में जाऊंगी, मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया भी अच्छा लगता है, और एडिटोरियल, लो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा, हिंदू आ गया जो ओपन ही नहीं होगा। द इशू कंसर्न बोथ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड इट्स अकाउंटेबिलिटी, ये 3 दिन पहले का है, टाइम्स ऑफ इंडिया। अगेंस्ट एस्केलेटिंग अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द जुडिशरी थ्रू दिस पब्लिक। एनीवेज, मैं कैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग को ढूंढना पड़ेगा। ऑफिसर पर्ल्स मैंने कभी वेबसाइट विजिट नहीं की है, मगर आप लोग कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ जुडिशियल इवेशन, इसका डेट नहीं लिखा हुआ है, कहाँ पर है डेट, 2021 है, ठीक है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या होता है वो लिख दिया, जुडिशियल इवेशन ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ, देखिए पूरा का पूरा है। मगर स्टूडेंट्स देखिए, अब मैं बताती हूँ, जब हमें पूरा का पूरा मिल जाता है जरूरी नहीं है कि जो मिला है आप उसको एकदम एज इट इज उतारोगे। एज इट इज उतारोगे ना तो एकदम पता चलता है, ठीक है। आपको इवेंचुअली एग्जामिनेशन हॉल में अपने शब्दों में लिखना होता है और दूसरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना होता है, फाइन।
तो आप लोगों को थोड़ा सा इसको अच्छा खासा मॉडिफाई करना पड़ता है, फाइन। तो द कोर्ट अवॉइड्स डिसाइडिंग अ थॉर्नी टाइम सेंसिटिव क्वेश्चन, बट इट्स वेरी रेफ्यूजल टू डिसाइड इज इफेक्टिव डिसीजन इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, अब जुडिशियल इवेजन से क्या प्रॉब्लम होती है? गवर्नमेंट के फेवर में जाता है। अगर सपोज कोर्ट ने वर्डिक्ट को पोस्टपोन कर दिया, डिफर कर दिया, तो वो गवर्नमेंट के फेवर में जाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड गवर्नमेंट के फेवर में गई, ओके। संभल मस्जिद के गवर्नमेंट के फेवर में गई, तो ये सारा गवर्नमेंट के फेवर में जाता है। फिर क्या क्या होता है, फिर देखो फिर एसिमेट्री ऑफ पावर के बारे में, वॉलेशन ऑफ राइट्स के बारे में। Longer the court takes to resolve the cases, the more we move from a realm of accountability to a realm of impunity. ये कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, कैची सा लग रहा है। फ्रॉम द realm of accountability to a realm of impunity। और इम्प्रेस होके आप इसको लिख दोगे, मत लिखना, बिल्कुल भी मत लिखना। आप एकदम, मैं फिर से बोल रही, कंटेंट रेलिवेंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। ओके, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया, ठीक है, लद्दाख का आ गया, सिटीजनशिप एक्ट का आ गया, ये सब गवर्नमेंट के फेवर में गया था। जब जब जुडिशियल इवेजन हुआ है तब तक वो चीज गवर्नमेंट के फेवर में गया है। तो क्या, बस, ठीक है। एनीवेज, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल सेक्टर इज की टू इनहांस नेशन सिक्योरिटी। सबसे पहली चीज है सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट होना। किसमें इंडिपेंडेंट होना? क्रिटिकल सेक्टर में। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए क्रिटिकल सेक्टर क्या क्या होता है। तो अगर मैं लिखती हूँ इंडियाज क्रिटिकल सेक्टर, ऐसे करके पहले क्रिटिकल सेक्टर देख लो, क्या क्या क्रिटिकल सेक्टर्स है। उन सारे क्रिटिकल सेक्टर्स के बारे में जान लो। कुछ आ ही नहीं रहा है, ये रहा, बैंकिंग, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट। अब आप सारा क्रिटिकल सेक्टर ले लोगे तो आप 300 वर्ड्स में आप डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको वाओ, इनसाइट आईएएस आता है तो इसको तो ओपन करना चाहिए। इसको ओपन करो, अब देखो कितने अच्छे से ये लोग देते हैं ना, जो भी इसका कंटेंट बिल्डअप करता है ना, वो सच में सल्यूट है। पावर एंड एनर्जी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट, स्ट्रैटेजिक एंड पब्लिक एंटरप्राइज। तो इसमें आप कौन सा क्रिटिकल सेक्टर लेना चाहते हो? जैसे मैंने लिया था, जब मैंने इस पर ऐसे तैयार कर लिया है, मैंने इस पर ऐसे तैयार, तो मैंने एनर्जी लिया था, मैंने टेलीकॉम लिया था, और मैंने डिफेंस लिया था। ये तीन मैंने क्रिटिकल सेक्टर लिए थे, बाकी मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास, हम कितना, हम 300 वर्ष में हम कितने को हम लेंगे, ओके। तो मैंने ये तीन चीज ही लिया था और तीनों को मैंने डिस्क्राइब कर दिया था, राइट। जब भी आप कोई भी आप देखो तो आप देखो कि ये कब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। यहाँ पे कहीं पे डेट नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, कहीं पे डेट नहीं है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। अब हम जाते हैं, फिर वैसे ही स्टूडेंट्स, सेम, उसके बाद आप यूपीएससी सिविल्स आईएएस, आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट। अगर ये लोग ने पब्लिश किया है इस चीज के बारे में या क्रिटिकल सेक्टर के बारे में, आप समझ लो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्वेश्चन। फिर उसके बाद आप एडिटोरियल में जाओ, द हिंदू खुलेगा नहीं, मगर आपको कुछ भी चीजें नजर आ रही है, अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट, आप ले सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, डेक्कन हेराल्ड, फिर ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, मिंट, ये सारा, ओसीईडी और गार्जियन मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी गार्जियन में बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं और कभी कभी तो कुछ आता ही नहीं है, ओके। तो वो डिपेंड करता है, ओके। इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, चैट जीपीटी की मदद नहीं लोगे। कोई क्वेश्चन है? कभी कभी स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि आप लोग के सामने बहुत बड़े आर्टिकल आ जाते हैं और मैं खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, अरे बाप रे, इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, वो भी स्क्रीन में पढ़ना पड़ेगा। आप किसी किसी के पास, आप लोगों के पास डेस्कटॉप लैपटॉप नहीं होंगे तो आपको मोबाइल में पढ़ना पड़ेगा, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसे में क्या करना, जो अगर बहुत लंबा आर्टिकल है, कभी कभी पीडीएफ भी खुल जाती है। मैं दोनों केस में क्या करती हूँ, मैं इंट्रोडक्शन पढ़ती हूँ और कंक्लूजन पढ़ती हूँ। मुझे पता चल जाता फिर बीच में क्या लिखा होगा।
इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा आर्टिकल पढ़ूंगी। कभी कभी पीडीएफ खुलती है 100 पेजेस की, तो क्या 100 पेजेस की ना पढ़ेंगे? नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एकदम इंट्रोडक्शन पढ़ लेती हूँ और एकदम मैं नीचे चली जाती हूँ। नीचे में मुझे कंक्लूजन दिखता है, मैं वो सिर्फ कंक्लूजन पढ़ती हूँ। मुझे कंक्लूजन में कुछ ढंग का दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता है तो क्लोज कर देती हूँ। अंडरस्टूड? तो लंबे लंबे आर्टिकल्स आपको नहीं पढ़ने, और जब भी आप इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हो, हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन दिमाग में रहना चाहिए और क्वेश्चन से रेलिवेंट कंटेंट होना चाहिए। ओके? तो स्टूडेंट्स, अब जैसे आप लोगों को हम अगर आप लोग राइटिंग सेक्शन का वो शेड्यूल देखोगे, तो ऐसे जो स्टार्ट होगा वो मार्च में होगा। मुझे अब ध्यान नहीं आ रहा कौन से मार्च में होगा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो जब मैं शुरुआत में आप लोगों को जो ऐसे आप लोगों को मिलेगा वो थोड़ा सा इजी ऐसे होगा, और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग है ना कंटेंट को सर्च करके लिखना। ठीक है? तो कंटेंट आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो, आपके पास अपने नोट्स हैं तो वो नोट्स में भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है? मगर फिर कोशिश करना कि, और एक अजीब बात क्या है कि मुझे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हम लोग, ये तो फिर चीटिंग हो गई ना, कंटेंट को अगर हम सर्च करके लिखेंगे तो ये चीटिंग हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये चीटिंग नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं ओपन बुक टेस्ट। ओके? अभी आप लोग सीख रहे हो, तो आप लोग ओपन बुक टेस्ट दोगे, तो मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दूंगी, ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को पूरा गूगल में सर्च करके और फिर आप लोग आंसर तैयार करके मुझे दोगे। ओके? अब मैं, होता क्या है कि स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट था उसने मुझे कहा, एक्चुअली ऐसे शुरू हो रहा है 7 अप्रैल से, तो आप लोग के पास बहुत टाइम है। एक स्टूडेंट ने कहा मैम, उसने मुझे आंसर लिख के दिया, मैंने कहा कि नो कंटेंट। मतलब उसने पूरा 2-2.5 पेज का आंसर लिखा और मैंने उसमें लिखा नो कंटेंट। उसने बोला मैम मैंने तो ना पूरा गूगल में सर्च वर्च के किया है, आप ही ने बोला था, मेरे पास अपने नोट्स थे, मैगजीन है, मैंने मंथली मैगजीन भी रेफर किया था, और आप बोल रहे हैं नो कंटेंट। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सबसे पहली चीज आप लोगों को ये चीज आप लोगों को सीखना है कि हाउ टू सर्च सर्च कंटेंट ऑन गूगल, पहली चीज। दूसरी चीज आप लोगों को सीखना है कि जब आप लोग कंटेंट को सर्च करते हैं तो उसमें से इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, दैट इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट टू द ऐसे क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन, है ना? तो वो स्टूडेंट ने कंटेंट तो दिया, मगर वो कंटेंट रेलिवेंट ही नहीं था ऐसे क्वेश्चन से। तो आप लोग को ये भी तो सीखना है। फिर तीसरी चीज सीखनी है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें। ये पूरा समंदर है कंटेंट का गूगल में। ओके? उसको सर्च करना, एक्सट्रैक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, सिंप्लीफाई करना, ये सीखना है। अब अगर सपोज स्टूडेंट्स आप लोग सर्च नहीं करते हो गूगल में और आप लोग अपने मजे से लिख देते हो, क्या क्या प्रॉब्लम होगी मैं बता रही हूँ। हो सकता है ऐसे कि सर्च करके भी लिखोगे तब भी मैं नो कंटेंट दूंगी, मगर अगर सिर्फ उस समय अपनी मर्जी से लिखोगे तो आप लोग के साथ क्या प्रॉब्लम होगी कि आप लोग को नया कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। जब हम लोग को क्वेश्चन मिलता है, फिर आप लोग सर्च करते हो, आप लोग को बहुत सारा चीज पता चलता है, नई नई चीज पता चलती है, आप पढ़ते हो उस क्वेश्चन के बारे में, आप लोगों को, और उस क्वेश्चन के अलावा भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता चलती है। ठीक है? तो क्या होगा, नॉलेज जो है ना आप लोगों की बढ़ेगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब बहुत सारा कंटेंट हमारे पास होता है तो हम उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, उसको कैसे सिंप्लीफाई करें, ये चीज आप सीखोगे, एक्सट्रैक्ट करना सीखोगे। मगर सपोज आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे ऐसे मिला है, मुझे उसको 10 to 12 मिनट्स में खत्म करना है, मुझे जो आता है मैं वही लिखूंगा, तो जो मेरे अभी दिमाग में आ रहा है मुझे वही लिखना है। तो आपके दिमाग में अभी यू नो माइन्यूट फॉर्म में अभी नॉलेज है, वो माइन्यूट वाला जो नॉलेज है वो आप लोग अपने अपने आंसर में दे रहे हो, तो आपको सीख ही नहीं रहे हो। आप समझे, कुछ भी नहीं सीख रहे हो। और फिर मैं बोलूंगी कि ये भी आप दे सकते थे, ये चीज भी आप लिख सकते थे, ये चीज आपसे मिस हो गया, ये जो करंट डेटा था ये मिस हो गया। ओके? तो ये सब चीज मुझे बतानी पड़ेगी, मगर अगर आप लोग सर्च करके लिख के दोगे ना तो मुझे बहुत कुछ होगा बताने के लिए। पहली चीज कि आपने जो कंटेंट दिया है वो रेलिवेंट है कि नहीं, ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं, पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी, लाइन टू लाइन कनेक्टिविटी, एवरीथिंग।
और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर इस तरह से दोगे। फिर क्या है, मतलब आप लोग पढ़ोगे ये सब करोगे ना, फिर आफ्टर 5 और 6 ऐसे जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो अपने से लिखने की कोशिश कर सकते हो, मगर शुरुआत में नहीं करोगे अपने से लिखने की कोशिश। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें ऐसे क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट मिल जाते हैं, जैसे ये वाला, The long overdue thaw between China and India shows the sign of lasting stability. ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट कभी कभी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमें कोई वर्ड का मतलब नहीं पता। किसी को इस वर्ड का मतलब पता है? चलिए, नहीं पता है, अब हम लोग इसके वर्ड, मतलब हम बोलिए। ऐसे इंडिविजुअली नहीं पता, लेकिन वो सेंटेंस में वही एक सेंस कर रहा होगा कि शायद झगड़ा टसल कुछ भी। हाँ, झगड़ा और टसल जो खत्म हुआ है। अच्छा। हाँ, खत्म हुआ। जैसे द पीरियड ऑफ वार्मर वेदर दैट थॉस आइस एंड स्नो, यानी अब जो झगड़ा है ना, वो अब है ना, थोड़ा सा वार्म रिलेशन हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में। तो क्वेश्चन क्या है, जो आ, मतलब हम जो वार्म रिलेशन चाइना और इंडिया के बीच में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी शुरू हुआ है, और उसकी लास्टिंग स्टेबिलिटी रहेगी। ओके, अंडरस्टूड। तो इसको आप पीस भी समझ लो। द लॉन्ग ओवरड्यू पीस बिटवीन चाइना एंड इंडिया शोज द साइंस ऑफ लास्टिंग स्टेबिलिटी, यानी चाइना और इंडिया के बीच में जो अभी पीस हमें फील हो रहा है, उसकी वो अभी रहेगी, आगे तक रहेगी, लास्टिंग स्टेबिलिटी, ये है इसका मतलब। तो कभी क्वेश्चन इस तरह से भी डिफिकल्ट हो जाता है। आप लोग आराम से सर्च करो, मैं तो कहती हूँ अच्छे से सर्च करके लिखो। ओके, 5-6 ऐसे के बाद आपको फीडबैक मिलेगा, ऑडियो रिटर्न, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ। फिर आप छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है ना वो नहीं करोगे, और आपको बहुत कुछ मतलब ऑर्गेनाइज करना, ये सब चीजें आपको आ जाएगी। उसके बाद अगर सपोज आपको कोई ऐसा ऐसे मिलता है जिसके बारे में आपको नॉलेज है, आप लिखो अपने से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाँ, और जो मिनी टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, जो आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा, उसको कोशिश करना खुद से लिखने का। उसमें भी मैं बच्चों को क्या कहती हूँ, जो बिगनर है, इसमें किसने एग्जाम कभी भी नहीं दिया सीएपीएफ का? कौन है जिसने एग्जाम कभी भी नहीं दिया है? ये 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट है, किसका किसका? अच्छा, सभी ने पहले एग्जाम दिया हुआ है। ओह ग्रेट। ठीक है। तो ठीक है, वैसे मैं बिगनर्स को कहती हूँ कि जिसने जो एग्जाम पहली बार दे रहा है, वो कभी भी जो 200 मार्क्स का जो पेपर जो मॉक टेस्ट होता है ना, उसको एक दिन में मत दो, उसको 3 घंटे में मत दो, उसको एक हफ्ते में दो। एक हफ्ते आराम से 10 दिन में दो, मगर अच्छे से लिख के दो, मतलब आप अपना पूरा 100% दे रहे हो। और फिर उसके बाद आप मुझसे इवेलुएट करवाओ। आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से हमें, अगर मैं रिलैक्स्ड वे में, काम वे में मैं लिख रहा हूँ, सब कुछ सर्च करके लिख रहा हूँ, फिर मुझे कितने मार्क्स आते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, सब कुछ ओपन बुक टेस्ट देने के बावजूद भी मैं क्या क्या गलती कर रहा हूँ, ये चीज पता चलेगी। इसका मतलब है अगर मैं बिना देखे करूँ लिखूंगा तो मेरे से और भी ज्यादा गलती होगी। तो कम से कम अभी वो गलती को सुधारते हैं जो देख के हो रही है, बाद में हम वो गलती को सुधारेंगे जो बिना देखे हो रही है। और फिर आपके आंसर्स में फिर 4 चांद लग जाएंगे धीरे धीरे, ग्रेजुअली, अगर आप लोग लगातार मेहनत करते रहे। मेरा काम क्या है, सिर्फ आप लोगों को बोलना, मेहनत असली में आप किसको करनी है, आप लोगों को करनी है। अंडरस्टूड माई पॉइंट? ठीक है, अब मुझे बताइए, कोई क्वेश्चन है किसी को भी? अच्छा, मुझे ये बताइए, किसी किसको बुक नहीं मिली है?